सभी दर्शकों का स्मृति शर्मा की ओर से स्वागत है। बच्चों, पद परिचय के इस आखिरी वीडियो में हम लोग दो अविकारी पदों समुच्चय बोधक यानी कंजंक्शन और विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन के पद परिचय के बारे में बात करेंगे। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये हैं और, या, किंतु, इसलिए आदि। जबकि आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ने वाले अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये हैं कि, क्योंकि, ताकि, इसलिए, अर्थात, मानो आदि। इसलिए एक ऐसा योजक है जो समानाधिकरण और व्यधिकरण दोनों के रूप में प्रयोग हो सकता है। जब वो परिणाम का बोध कराता है तो वह समानाधिकरण कहलाता है, और जब वह कारण का बोध कराता है तब वह व्यधिकरण कहलाता है। उदाहरण देखिए, उसने बहुत मेहनत की इसलिए सफल हो गया। मेहनत का परिणाम ये हुआ कि वो सफल हो गया। तो यहाँ इसलिए का अर्थ है परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट। तो यहाँ इसलिए जो है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। दूसरा है, मैं तुमसे मिलना चाहता था इसलिए यहाँ आ गया। मिलना चाहता था, तो इसलिए यहाँ इसलिए का अर्थ है इस कारण यहाँ आ गया। तो जहाँ कारण का बोध होता है वहाँ व्यधिकरण अव्यय होगा। अब हम समुच्चय बोधक के पद परिचय के बारे में बात करते हैं। चूँकि ये भी एक अव्यय है, इसलिए इसके पद परिचय में भी बहुत ही कम बिंदुओं को दर्शाने की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए उदाहरण, भरत और लक्ष्मण श्री राम के छोटे भाई थे। यहाँ भरत और लक्ष्मण के बीच में और का प्रयोग हुआ है, तो इसको रेखांकित किया गया है। इसका हमें पद परिचय देना है, तो इसको हमने उतार लिया। और ये क्या है हमें बताना है, समुच्चय बोधक है। उसके बाद ये बताना है कि इसका भेद क्या है, ये व्यधिकरण है या समानाधिकरण है। तो ये दो शब्दों को, स्वतंत्र शब्दों को जोड़ रहा है ये, और इसलिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। और उसके बाद ये बताना है कि किन किन शब्दों को जोड़ रहा है, ये भी इसमें मेंशन करना है। भरत और लक्ष्मण शब्दों को जोड़ने का कार्य। बस ये तीन ही बिंदु इसमें दर्शाने की आवश्यकता है कि ये समुच्चय बोधक है, फिर उसका भेद कि समानाधिकरण है, और फिर किन शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, मरीज की हालत बहुत खराब थी इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दो वाक्य हैं, मरीज की हालत बहुत खराब थी। तो इस वाक्य से पूरा अर्थ क्लियर नहीं हो रहा, स्पष्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो ये प्रधान उपवाक्य है। और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ये आश्रित उपवाक्य है। इसको जोड़ने का जो काम कर रहा है ये योजक है, इसलिए। तो इसलिए का हमें पद परिचय देना है, इसलिए लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे समुच्चय बोधक या योजक भी लिख सकते हैं।
और इसका भेद है क्योंकि ये आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ रहा है, इसलिए ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। फिर किन वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है? मरीज की हालत बहुत खराब थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दोनों वाक्य लिख के कि कौन सा प्रधान और कौन सा आश्रित वाक्य है उनको लिख के उसके बाद लिखना है कि इनको जोड़ने के लिए प्रयोग। अब अगला और आखिरी अव्यय है विस्मयादि बोधक। जो शब्द हर्ष, शोक, भय, विस्मय, पीड़ा, घृणा, लज्जा जैसे भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये शब्द अधिकतर वाक्य के आरंभ में ही प्रयोग होते हैं और इनके साथ विस्मयवाचक चिन्ह यानी एक्सक्लामेटरी साइन भी अवश्य लगा होता है। उदाहरण देखिए। पहला, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ वाह जो है विस्मयादि बोधक है, इसको हमने लिया और इसमें केवल ये 2 पॉइंट ही लिखने हैं कि ये विस्मयादि बोधक है और इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। इसमें हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए विस्मयादि बोधक लिखने के बाद हम लिखेंगे हर्ष सूचक। उसके बाद दूसरा है शाबाश। इसमें किसी की प्रशंसा हुई है कि तुमने तो कमाल कर दिया, तो शाबाश लिख के हम सबसे पहले लिखेंगे विस्मयादि बोधक और उसके बाद लिखेंगे प्रशंसा सूचक। उसके बाद है हे ईश्वर सबका कल्याण करो। हे ईश्वर को उतारा हमने विस्मयादि बोधक लिख के, उसका भाव है कि संबोधन सूचक है, हम ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद है उफ ये कैसा अनर्थ है। उफ लिखा विस्मयादि बोधक लिखने के बाद ग्लानि सूचक। ग्लानि यानी एक तरह से शर्मिंदगी या दुख, तो ब्रैकेट में हम शोक सूचक भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इनमें अन्य अनेक प्रकार के भाव हो सकते हैं जिनका वर्णन मैं पहले कर चुकी हूँ, इसलिए इनके पद परिचय में विस्मयादि लिखने के पश्चात उस भाव के बारे में लिखना है जिसका संकेत उस वाक्य में हमें मिल रहा है। इन 2 बिंदुओं के अलावा इसमें और कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो पद परिचय के इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं आशा करती हूँ कि अब सभी पदों का व्याकरणिक परिचय आप आसानी से दे सकते हैं। कुछ शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।